मुख्यमंत्री महोदय सहित तमाम अतिथियों का और जोर से तालियां बजें, ये एहसास कराएं कि रायसेन आपसे बहुत प्रेम करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीयों से मेरी प्रार्थना है, कृपया स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। माननीय कलेक्टर रायसेन श्री उमाशंकर भार्गव जी से स्वागत करना है। कलेक्टर रायसेन श्री उमाशंकर भार्गव जी से मेरी प्रार्थना है, कृपया आप मंचासीन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जिला प्रशासन रायसेन की ओर से स्वागत करें। आप स्वागत करेंगे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सुश्री उमा भारती जी का। कृपया आप स्वागत करें माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन का। कृपया आप स्वागत करें माननीय श्री रामपाल सिंह जी, विधायक सिलवानी क्षेत्र का। कृपया आप स्वागत करें माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी, संसद सदस्य विदिशा क्षेत्र का। कृपया आप स्वागत करें श्रीमती अनीता जयप्रकाश किरार, अध्यक्ष जिला पंचायत रायसेन का। इसी क्रम में आग्रह है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से, वे कृपया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उमा भारती जी का स्वागत करें। श्री जयप्रकाश किरार जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। और श्री जमुना सेन जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया को कृपया आप अपना स्मृति चिन्ह ससम्मान भेंट करें। और आपका अभिवादन, आपकी तालियां ये इस बात का द्योतक रहेंगे कि हम बहुत प्रेम करते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने हमारा अभिनंदन और हमारा सब और अब बड़ी माला से कर्मचारी संघ के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। और कृपया कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आ जाएं और बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित मंचासीन सभी का स्वागत करें। इसी क्रम में अनुरोध है डॉक्टर जयप्रकाश किरार, अध्यक्ष जिला भाजपा से, वे कृपया आए। श्री जयप्रकाश किरार जी आए और अपना कर्मचारी संघ के पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अत्यंत संवेदनशील, सबके हितैषी और सबके हित की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय सुषमा दीदी, हम आदरणीय उमा जी, हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कृपया आपकी जोरदार तालियां और ये एहसास कराएं कि कितना गर्मजोशी, कितनी ऊर्जा है रायसेन में। स्वागत कर रहे हैं कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयता से उनके अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आग्रह है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश किरार से, वे कृपया आज के इस गरिमामय अवसर पर सभी के सम्मान में स्वागत भाषण दें। डॉक्टर जयप्रकाश किरार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जरा ताकत के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी उपस्थित हैं। जरा ताकत के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सांची विधानसभा जिला रायसेन, बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायसेन की धरती पर पधारे हमारे यशस्वी जननायक, देश के गांव, गरीब और किसान के मुखिया आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री
जिनका विशेष आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, हमारे विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे सांची विधानसभा के हमारे मार्गदर्शक, हमारे लाडले, 40 साल जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आदरणीय डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी, आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत जी विधानसभा के प्रभारी, आदरणीय श्री भगवत सिंह जी पटेल बरेली के पूर्व विधायक, आदरणीय श्री शिवाजी पटेल साहब जिला पंचायत की अध्यक्ष, श्रीमती अनीता किरार, मूरत सिंह जी और समस्त मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सांची विधानसभा के युवा नेता भैया मुदित सेजवार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठों को नमन करते हुए मेरे सामने बैठी सांची विधानसभा और रायसेन जिले की जनता को नमन करते हुए पत्रकार बंधु आप सबका स्वागत करता हूं। समय ज़्यादा हो गया, बारिश भी ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक बात कहते हैं ना, जब कोई अच्छा होने वाला आता है, जब कोई शुभ घड़ी आती है तो बारिश होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारे हैं और बारिश होना शुभ संकेत है। निश्चित ही सांची विधानसभा में शुभ होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए पुनः आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सांची विधानसभा रायसेन जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश किरार। इसी क्रम में आग्रह है सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह जी से कृपया आप संबोधित करें। ठाकुर रामपाल सिंह जी। मध्य प्रदेश के जननायक, रायसेन और मध्य प्रदेश का विकास पूरे देश में किसानों के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जिन्होंने अद्भुत काम किया है। और रायसेन तो लोकल ही है उनका, 5 बार सांसद रहे, पद यात्रा, साइकिल यात्रा, घर घर से जुड़े परिवार के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब का आगमन विलंब हो गया आने में, लेकिन जनता काफ़ी देर से इंतजार कर रही है और काफ़ी दोपहर से ही आना शुरू हो गया था। हमारे भाई बहन आ गए थे यहाँ पे। हमारी दीदी जो आशीर्वाद देने पधारी है, कांग्रेस के 10 साल को कुशासन को उखाड़ने वाली दीदी, रायसेन सागर सड़क सुख करवाने वाली दीदी आज हमें आशीर्वाद देने पधारी है। हम हमारे अतिथियों का बीच में पाकर धन्य है। गौरव का अनुभव रायसेन की जनता कर रही है, सांची क्षेत्र की जनता, और मैं भी उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज भी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत की तैयारी की हम लोगों ने, बड़े उत्साह के साथ स्वागत करके हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सेजवार जी, जिन्होंने वर्षों तक यहाँ संघर्ष किया और क्षेत्र के विकास के लिए एक अनूठा पहल करके क्षेत्र को आगे लाए। माननीय चौधरी जी, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम स्वीकृत किए गए, स्कूल कई सड़कें स्वीकृत की, लेकिन कमललाल जी छिंदवाड़ा ले गए। ये स्वीकृत करते थे, वो छिंदवाड़ा ले जाते थे और लड़के मंत्री पद को ठोकर मार के और जनता की सेवा के लिए माननीय सिंधिया के जी के नेतृत्व में आए। ऐसे उनका स्वागत है। मैं हमारे जिले के अध्यक्ष जी जो बड़ी तैयारी की थी स्वागत की, डॉक्टर जयप्रकाश जी, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक, हमारे लोकप्रिय सांसद जो आज पधारे हैं और विकास के लिए लोकसभा में ताकत से रखते हैं, सम्मानीय रमाकांत जी भार्गव जी, जिन्होंने रिकॉर्ड जीत दर्ज करके प्रदेश का गौरव बढ़ाए, से सांसद जी हमारे बीच में है। सभी लोग, हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ पे हैं, भगवानी भगवत सिंह जी जिलाध्यक्ष जी, शिवाजी पटेल साहब जनपद अध्यक्ष जी, मंडल की टीम, जिले की टीम, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, सभी लोग और उपस्थित भाई बहनों, हमारे मीडिया के साथी, अधिकारीगण जो व्यवस्था में लगे हैं। वास्तव में आज का दिन ऐतिहासिक है। मौसम की खराबी के बाद लोगों को लग रहा था नहीं आएंगे, लेकिन जो कदम उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी और दीदी का आगमन हुआ है, वास्तव में इससे प्रतीत होता है, इससे होता है कि जनता के दुख में दर्द होता है, जनता की चिंता करने वाले नेता हैं तो माननीय शिवराज जी चौहान साहब हैं। अभी फसलें देखने आ गए,
खेतों खेतों में अभी सांची चले गए, गैरतगंज चले गए, 15 महीना तक किसी ने खबर नहीं ली। देश में अगर हम जाते हैं दौरा करने तो सबसे ज्यादा किसानों और गरीबों के हित में काम करने वाले जननायक हैं माननीय शिवराज जी चौहान साहब। उनका पूरे देश के अंदर गौरव बढ़ाया हुआ है। लेकिन 10-15 महीना ऐसा लग रहा था आईसीयू में जनता चली गई थी, खाते में पैसा नहीं, किसानों को पैसा नहीं, युवाओं को पैसा नहीं। 15 महीना तक धोखा किया है माननीय कमलनाथ जी। उसके सजा जनता आने वाले चुनाव में सांची में आपको जवाब देंगे और बताएंगे कि आपने विश्वासघात किया। कहां गए 2 लाख, कहां गए 4,000 युवाओं के? देंगे कि नहीं भैया बताओ, तो हाथ उठा के ताकत में जवाब। कांग्रेस को ताकत के साथ जवाब देना है हमको। गद्दारी विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है और हम सब आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हमारी टीम, लोग तरह तरह का बात करते हैं लेकिन हम जनता में जाते हैं, जनता का पूरा आशीर्वाद समर्थन है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। अभी मीडिया के साथ ही हमसे पूछ रहे थे कि आपके प्रत्याशी घोषित, हमने कहा हमारे प्रत्याशी तो घोषित है लेकिन अच्छे मुहूर्त में करेंगे। लेकिन तुमने पितृपक्ष में घोषित कर दिए, लठ तलवारें चल रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, आपस में कांग्रेस के लड़ रहे हैं। कांग्रेस का सफाया हो चुका मध्य प्रदेश से, देश से मिट गया। संगठन नाम की चीज नहीं, कोई नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में नेता ये बैठे हुए हम लोग, सब लोग आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। चिंता की कोई जरूरत नहीं। आने वाले समय में आशीर्वाद समर्थन दीजिएगा, हम लोग सब करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम आपके सेवा में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और इस तरह का जो सामने परिस्थितियां बनी है उनका डटकर मुकाबला भी होगा और डट के जवाब भी दिए जाएंगे सवालों के। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी बहनों भाइयों नहीं रहने दी जाएगी। और इस तरह हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दीदी, आपका आशीर्वाद हमको मिला है। आपके आशीर्वाद से हम लोग, आपका यहाँ आगमन हो गया। वर्षों से लोग आपको दर्शन के लिए इच्छा रखते हैं। सांची क्षेत्र में तो आपकी कृपा दृष्टि पूरे प्रदेश के अंदर है। लेकिन आज हम कह सकते हैं ताकत के साथ, ये जनसैलाब, पूरी ताकत के साथ जनसैलाब, माताएं बहनें बैठी है, युवा बैठे हुए हैं, सब भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में ताकत से आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आज ये जनता आपको विश्वास हम लोग दिलाते। हमारी टीम माननीय डॉक्टर सहजवाल जी, प्रभुराम जी, पूरी टीम, पूरा संगठन एक एक करके पूरी ताकत के साथ गांव में, हमारे प्रत्याशी भी, स्वास्थ्य खराब है उससे दुगने काम जनता के बीच में जाके हमारी टीम ने किए हैं। यह भी उदाहरण भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है कि जिसके प्रत्याशी अस्वस्थ होने के बाद दुगनी मेहनत हमारी टीम ने गांव-गांव में जाकर टीम बन चुकी है और पूरी टीम आपके सेवा के लिए तैयार है। यही निवेदन करते हुए और मैं सबका यहाँ पर अपना स्वागत और धन्यवाद करते हुए, और देर से हमारे भाई बहन बीच से इंतजार कर रहे हैं, बीच में बाधा नहीं बनते हुए आपको नमस्कार और प्रणाम करते हुए, और आपको ही हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे। और काले ये आज की सभा देख के लोगों का दिल दहल गया। रायसेन का नजारा, जनता समा नहीं रही, दुगनी जनता है। पानी हुआ फिर भी ये लोग नहीं गए आपके स्वागत के लिए यहाँ सुन रहे हैं। इनके आपको सुनेंगे, आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामपाल सिंह जी। इसी क्रम में मैं बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी से, कृपया आप अपना उद्बोधन दें। माननीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी। उद्बोधन के लिए आपके बीच आ रहे हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी। मंच पर विराजमान हमारे लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पूज्य दीदी उमा भारती जी, माननीय सांसद जी, माननीय रामपाल सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जयप्रकाश जी, रायसेन जिले से प्रतिनिधित्व करते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम
चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन अनीता जी, हमारे सभी पूर्व विधायक जी श्री भगवत सिंह जी, श्री शिवाजी पटेल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष जी, सभी मंडल अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारीगण मंच पर विराजमान और आज के इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शिवराज जी, आपके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आप तो वास्तव में जादूगर हैं। आपको तो अलादीन का चिराग मिल गया है। आप बताइए, अभी कुल मिला के 6, 7, 8 महीने आपको मुख्यमंत्री बने हो गए। रायसेन में आप पधारे तो अखबारों में छपा था कि आप 200 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। हमारे भैया जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, इन्होंने इसको 300 करोड़ कर दिया। बहुत ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। पहले हम एक फोटो देखते थे, रायसेन जिले का एक नक्शा खींच रहा हूं आपके सामने। सबसे ऊपर कमलनाथ की फोटो, इसके बाद सिंधिया जी की, फिर चौधरी जी की, और फिर यही उमाकांत भार्गव, और यही हमारी शुक्ला एसपी, और वही टीआई, वही एसडीएम, सब का सब वैसा ही है। केवल एक फोटो बदली है ऊपर की। कमलनाथ की जगह शिवराज सिंह आ गए और इधर सामने 300 करोड़ लिखा गया। ये तारीफ है हमारे शिवराज जी की। एक और आपकी तारीफ करना चाहता हूं। मैंने आपको हर परिस्थिति में देखा है, लेकिन आप में एक विशेषता है, आप कभी धैर्य नहीं खोते। कभी आपके मन में कभी कमजोरी की भावना नहीं आती। आज 1 करोड़ रुपए का पंडाल लगा है, लाखों लोग उसमें बैठे हैं, लेकिन वही उत्साह है शिवराज जी में। 300 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया, वही उत्साह है। एक दिन आप सागर जा रहे थे, रात को आपने सूचना दी थी, अब आप मुख्यमंत्री नहीं थे। आपने कहा अब रायसेन से निकलते हुए जाएंगे, किसानों से मिलते हुए जाएंगे। आप खरवई रुके, रायसेन रुके, नकतरा रुके, नरवर रुके, देगांव, गढ़ी बेगमगंज होते हुए आप सागर पहुंचे। छोटे छोटे पंडाल लगाए थे हमारे कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्षों ने, लेकिन आपके चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं थी कि ये छोटा पंडाल क्यों है, या सामने 100 आदमी किसान क्यों खड़े हैं, लाखों लोगों की संख्या क्यों नहीं है। ये आपकी विशेषता है और ये निरंतर आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं। बहन जी विराजमान है, आपके तरफ से ऐसे ऐसे निर्णय और कार्यकर्ताओं के समाधान की बातें आई हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप जब प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, हम लोग टीकमगढ़ के दौरे पे गए थे, मैं भी आपके साथ में था। कार्यकर्ताओं ने आके शिकायत की, अरे दीदी जो कहा है, बोले जी पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं, आपसे मिलने ही नहीं दे रहे, आपके पास आने ही नहीं दे रहे। बहन जी ने एक रामायण का दृष्टांत बताया, पूरे कार्यकर्ता प्रसन्न हो गए। ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी सीख है और उनके लिए सबक है।
दीदी ने कहा, मैं आपको राम राज्य की तरफ ले जाना चाहती हूँ। रावण का वध हो गया और विभीषण का राज्याभिषेक हो रहा था। माता सीता को अशोक वाटिका से राजभवन की तरफ लाया जा रहा था। माता सीता पालकी में विराजमान थी। बानर जिन्होंने रामचंद्र जी को जिताया, वो एक के ऊपर एक खड़े होकर माता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पालकी में लगे हुए जो राक्षस थे वो बानरों को मार रहे थे। ऐसा कह के कार्यकर्ताओं का अपमान आपने प्रसन्न किया। आपके साथ भी काम करने का मुझे बहुत मौका मिला है। माननीय शिवराज जी के साथ भी मौका मिला है। आज आप पधारे, आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और जल्दी से जल्दी आपको जनता के बीच में हम कोई व्यवधान नहीं बनना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शेजवार जी। इसी क्रम में मैं आग्रह कर रहा हूं प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कृपया आप आएं और हम सब के बीच अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मध्य प्रदेश शासन की पूर्व मुख्यमंत्री हम सब की दीदी परम आदरणीय उमा भारती जी, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, मेरे कॉलेज के सीनियर, राजनीति में सीनियर आदरणीय डॉक्टर शेजवार साहब, हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे सांसद आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश किरार जी, हमारे युवा नेता सम्मानीय श्री मुदित जी शेजवार जी, मंच पर उपस्थित जनपद के अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक आदरणीय चौहान साहब, मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सामने बैठे समस्त सांची विधानसभा और दूर दूर से पधारे आदरणीय श्री महानुभाव, सभी पत्रकार बंधुओं, सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं 24 दिन के बाद रायसेन की धरती पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबने मंदिरों में, घर में जो आशीर्वाद दिया, पूजा अर्चना की, वही मेरे लिए सिंबल बना और आज मैं कोरोना की जंग जीतकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया, आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी, आदरणीय सारी डॉक्टरों की टीम का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हर एक घंटे डॉक्टरों से बात करके मेरे जीवन को एक नया जीवन प्रदान किया है। आज भी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, समस्त लोगों का आग्रह था कि मैं आज आप लोगों के बीच में स्वास्थ्य के कारण उपस्थित ना हूं, लेकिन पिछले 24 दिनों से मेरा मन आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। आदरणीय चौहान साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। जब बाढ़ पीड़ित से आप लोग पीड़ित थे, मेरा दिल दुखी था। आदरणीय चौहान साहब का फोन आया, चिंता मत करना, मैं सांची में जा रहा हूं, किसानों की भरपाई मैं करूंगा। और वो आपके बीच में उपस्थित हुए। आज मैं खुले दिल से ये कहना चाहता हूं, मुझे जब कांग्रेस के साथी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये तो बिक गया, ये तो गद्दार है, तो मेरा मन कुछ विचलित हो रहा था। लेकिन आज जब 200 करोड़ की योजनाओं का आज सांची में लोकार्पण और शुभारंभ आदरणीय दीदी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि मैंने निर्णय सांची विधानसभा की जनता के लिए सही लिया है। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगा। आज 200 करोड़ के जो काम का भूमि पूजन लोकार्पण यहां पर किया गया है, जिसमें मेरी महत्वपूर्ण योजना रायसेन नगर के रोड का चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति आपने दी है। रायसेन की सुंदरता अब देखते ही बनेगी। मैं कौन कौन से काम की बात करूं, कालीटोर पिपलई के 7 करोड़ की रोड की बात करूं, या मैं हिनोतिया और थोड़ी के डैम की बात करूं, या मैं 4 पुलों की बात करूं, अगर गिनती करेंगे तो 200 करोड़ गिनते ही रह जाएंगे। कुछ काम और जो पेंडिंग है, मैंने कल से आज तक मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों, एसीएस सबसे मैंने बात की है, और जो काम आगे हो सकते हैं, मुझे सबने आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे, हम इन सारे कामों की स्वीकृति देंगे। उसमें मैं बताना चाहता हूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा देगांव के स्कूल को 1.5 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी थी। कमलनाथ जी देगांव से छिंदवाड़ा ले गए। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी उस 1.5 करोड़ को फिर से शुभारंभ यहां पर करें। दूसरा, मध्य प्रदेश में 10 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति। मंडेश्वर, बिलास, कमलनाथ वहां मेडिकल, नीमच में मेडिकल, मंदसौर में मेडिकल, रायसेन में नहीं हो सकता। लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, मुख्यमंत्री जी जरूर रायसेन का ध्यान रखेंगे। दूसरा, वेटनरी डिप्लोमा कॉलेज 15 एकड़ जमीन आरक्षित है। पशुपालन मंत्री जी ने फाइल अप्रूव कर दी है। हमने फाइनेंस एसीएस से भी आज ही बात की है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी आज घोषणा कर दें, रायसेन में वेटनरी का डिप्लोमा कॉलेज खुलेगा।
चौथा, गैरतगंज में स्टेडियम के लिए जमीन आरक्षित हो चुकी है। मात्र 1 करोड़ रुपए नगरीय प्रशासन से स्वीकृति मिलना है। सीएम साहब घोषणा करेंगे, वो भी हो जाएगा। रायसेन के इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा आदरणीय शिवराज सिंह जी पहले यहाँ पर कर चुके, कैबिनेट से पास हो चुका है। उसकी भी सीएम साहब से निवेदन है, उसको भी आप करने की कृपा करेंगे। बाईपास रोड टोल टैक्स सागर से गोपालपुर तक ये भी लंबित है, वो भी आप कहेंगे हो जाएगा। आपने मुझे परिवार और स्वास्थ्य कल्याण की जवाबदारी दी है। मैंने विभाग से बात की है, गैरतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल, साकेत स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हरवई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मेरी सीएस साहब एसीएस से बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है आज सीएम साहब घोषणा कर दें, हम कल आदेश जारी कर देंगे। आगे और भी ऐसी महत्व की हमारी योजनाएं सामने हैं। रायसेन में अति प्राचीन 11वीं शताब्दी का किला है। हमारे पर्यटन मंत्री हैं आदरणीय कैलाश जी पटेल। मैं चाहता हूं कि रायसेन नीचे से किले तक एक रोपवे की स्थापना होना चाहिए। और ये सारे ऐसे काम हैं कि 10 पाइपलाइन में है। आप आज घोषणा कर देंगे, इन सब की स्वीकृति मिल जाएगी। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए सबसे पहले आज मैं दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और दिल से जिस दिन मेरा जन्मदिन था, दीदी का मुझे फोन आया कि जन्मदिन की बधाई। उससे दीदी उस दिन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। आदरणीय चौहान साहब यहाँ 5 बार सांसद, 4 बार मुख्यमंत्री, रायसेन उनका घर है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सांची विधानसभा का विकास आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के में स्वीकृत होगा। मैं मन से मुझे भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं भर्ती था, उन्होंने 2 बार मुझे फोन करके ढांढस बंधाया कि आप अपना ख्याल रखें। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जयराम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपको संबोधित कर रहे थे प्रदेश के लोक स्वास्थ्य कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। बहुत ही सम्मान के साथ मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्रद्धेय सुश्री उमा भारती जी से, कृपया आप आएं। पानी पिला दो। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता डॉक्टर गौरीशंकर जी शेजवार जी, यहाँ से अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर हमारे ही परिवार के सदस्य बन गए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हमारे रामपाल सिंह जी, रमाकांत भार्गव जी। अब कोई ना कोई नाम मुझे भूल जाता है, ये मेरे को गड़बड़ हो जाती है, और इसलिए मैं
हमारा मुदित शेजवार, मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, मंच पर बैठे हुए लोगों को, और जिनके मैं नाम भूल जाऊँ उनसे माफ़ी मांगती हूँ, याद नहीं रहता है। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं, उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबको अपनी बात शुरू करने से पहले प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। घड़ी दे दो, घड़ी। तो रायसेन तो मेरे दिल में धड़कता है। रायसेन से कुछ पिछले जन्म का संबंध है और इसलिए मुझे रायसेन में आना बहुत अच्छा लगता है। कारण भी नहीं मालूम है बात क्या है। और जब एक बार हम पटवा जी के साथ आए तो ऐसा संकट खड़ा हो गया था, रात हो गई थी और हेलीकॉप्टर जब उतरा तो जीपों की लाइट लगा के थाने में उतारा गया था। आज भी ऐसा संकट खड़ा हुआ कि बिल्कुल वो जो अंग्रेजी का वो हिंदी का गाना है, बड़ी दूर से आए हैं जान हथेली पे लाए हैं, बिल्कुल जान हथेली पे थी। आज मौसम इतना खराब था रास्ते में। शिवराज जी का क्या है, वो तो कितना ही खराब मौसम हो उनको नींद आने लग जाती है हेलीकॉप्टर में, तो आराम से आंखें मूंद के सो रहे थे। मेरी हालत खराब थी क्योंकि मैं खुद भी पायलट हूँ, मैंने हवाई जहाज चलाना भी सीखा है। तो जिसको गाड़ी चलाना आता हो उसको दूसरे की गाड़ी चलाते समय बहुत डर लगता है। तो यही हालत मेरी हो रही थी, क्योंकि ऐसे चलो वैसे चलो, ये क्यों हो रहा है, कब पहुंचेंगे, क्या होगा, बोलो कितने मिनट बचे हैं। और हम जब यहाँ उतर गए तो मुझे लगा शुक्र है। डॉक्टर शेजवार जी को याद होगा, जब यहाँ वो चुनाव लड़ रहे थे और मेरी सभा हुई, शायद हमारे मीडिया के भी भाइयों को याद होगा, तो मैंने इनको टाइम दे दिया सवेरे 7:30 बजे का। अब शेजवार जी भनभनाए कि सवेरे 7:30 बजे भी कोई सभा होती है, लेकिन सवेरे 7:30 बजे मेरा हेलीकॉप्टर उतर गया ग्राउंड में, लोग थे ही नहीं। तो मैंने कहा शेजवार जी चिंता मत करो, अभी देखते जाओ क्या होता है। और मैं बगल के एक घर में चाय पीने बैठ गई। कोई बेचारे सरकारी कर्मचारी थे, मैंने कहा चाय पिलाओगे, बोले पिलाएंगे। तब तक पार्टी के कार्यकर्ता भी भागे कि बहन तो सही में आ गई, टाइम पे ही आ गई है बिल्कुल। और इतने में पूरा ग्राउंड आधे घंटे के अंदर खचाखच भर गया और मैं भाषण करके यहाँ से चली गई। तो इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही सहज सरल और मीठे स्वभाव के लोग हैं, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप तक आ सकी आज, और मेरे को बहुत आंतरिक प्रसन्नता हो रही है। ये जो चुनाव हो रहा है ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है। हम तो आराम से विपक्ष में बैठने को तैयार थे, क्योंकि हमें विपक्ष में बैठने में कोई परेशानी होती ही नहीं है। हम एक ही जैसे रहते हैं, ना सावन हरे ना भादो सूखे। इसलिए भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोग संघर्ष के आदी होते हैं, सड़क पर धूल खाने के आदी होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम सत्ता में नहीं होते हैं। शिवराज जी आराम से गाड़ी में बैठ के निकल गए थे, किसानों की फिक्र करने लगे थे। भाजपा के कार्यकर्ता भी आंदोलन प्रदर्शनों में भाग लेने लगे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो ये लग रहा है कि हमने गिराई, ये आप याद करो, कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस के ही विधायकों ने गिराई है, हमने नहीं गिराई है, उन लोगों ने गिराई है। और उन्हें क्यों गिराई? क्योंकि एक विकास की धारा चल पड़ी थी। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव विकास के मुद्दे पे हुआ है, 2003 का चुनाव भी विकास के मुद्दे पे हुआ है। जब मेरे को यहाँ का उम्मीदवार घोषित किया गया तो मिस्टर बंटा ढार सिंह ने मुझे चैलेंज किया। आप बताइए बंटा ढार सिंह यानी कौन? जो उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि उमा भारती आप मेरे से भोजशाला पे बहस करो। भोजशाला का प्रसंग आने ही वाला था और मेरा नेतृत्व घोषित हो गया था। तो मैंने उनको कहा कि मैं भोजशाला पे जरूर बहस करूंगी धार की, लेकिन वो चुनाव के बाद करूंगी। अभी जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक मैं सिर्फ सड़क, बिजली और पानी के ऊपर बहस करूंगी कि यहाँ सड़क, बिजली और पानी की परेशानी लोगों को क्यों है। और हमने विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ा। जब
टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार मेरा इंटरव्यू लेने आई, विद्या सुब्रमण्यम। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट विल बी योर एजेंडा। मैंने कहा डेवलपमेंट विल बी आवर एजेंडा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तो समझे थे कि आप राम भक्त लोग हो। तो हमने कहा हाँ, अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो, ये भी हमारा एजेंडा है। लेकिन बाकी पूरे देश में राम राज्य का निर्माण हो, ये भी हमारा एजेंडा है। और आप ऐसा क्यों मानते हो कि राम का नाम लेने वाले लोग जो हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हो कि डेवलपमेंट खाली आप ही कर सकते हो? हमारे देश में गोरी चमड़ी के अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो अपनी जूठन के रूप में कुछ काली चमड़ी के अंग्रेज छोड़ गए थे। और वो जो काली चमड़ी के अंग्रेज हैं, उनके दिमाग में यह बैठ गया कि हिंदुत्व का विरोध करना, राम का विरोध करना, पुरानी संस्कृति का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना, यही डेवलपमेंट का एजेंडा है। उनकी समझ में यही नहीं आया कि हम राम का नाम भी लेंगे, हम गंगा जी में स्नान भी करेंगे, हम तिरंगे के लिए जान भी देंगे, और हम सड़क, बिजली और पानी भी लाएंगे। ये हमारी सामर्थ्य है। हमारे बारे में ये भी डर बिठाया गया कि ये लोग बहुत मुसलमानों के विरोधी होते हैं। लेकिन हकीकत सामने खुल गई। जहां जहां हमारी सरकारें नहीं रहीं, 15-15, 20-20 साल हमारी सरकारें जहां नहीं थी, वहां मुसलमान बहुत पीछे छूट गए। और जहां जहां हमारी सरकारें बनी, वहां वहां मुसलमानों की जिंदगी बहुत अच्छी हुई, उनको रोटी और रोजगार मिले, उनको सम्मान के साथ में जीने के अधिकार मिले। क्योंकि हमने जो भी योजना बनाई, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कन्या विवाह योजना बनाई, उन्होंने कई योजनाएं बनाई, मोदी जी ने कई योजनाएं बनाई, हमने उसमें जाति और धर्म का भेद नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि ये इसको मिल सकता है और इसको नहीं मिल सकता है। और इसलिए आज खुद अल्पसंख्यक तबके के लोग कहते हैं कि भाजपा के बारे में हम जैसा सोचते थे, ये पार्टी तो वैसी नहीं निकली, और कांग्रेस के बारे में हम जैसा सोचते थे, ये पार्टी वैसी नहीं निकली। और इसलिए अब वो कहते हैं कि ईमानदार बेईमान दोस्त से ईमानदार दुश्मन ज्यादा भरोसे का होता है। हमें दुश्मन समझते थे, लेकिन हम ज्यादा भरोसे के निकले, क्योंकि हम रोटी और रोजगार के बारे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमें अपने धर्म पर गर्व है, हमें अयोध्या पर गर्व है, हमें राम के नाम पे गर्व है। अगर उमा भारती अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए जान दे सकती है, तो वही उमा भारती गरीब आदमी के रोटी और रोजगार के लिए भी अपनी जान दे सकती है। ये बात समझ में आ गई। और जब मैं चली गई छोड़ करके, उसके बाद जब मध्य प्रदेश में शिवराज जी सीएम बने, शिवराज जी का और हमारा मेरी उनकी जो पहली मुलाकात हुई वो रायसेन जिले में ही हुई थी, बाड़ी में। लोकसभा का चुनाव था 84 का। मेरे को भूख लग जावे तो मुझे मनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। आपने देखा होगा, अभी मुझे बिस्किट खाने के लिए देना पड़ा। मैं कह देती हूँ कि भूखी रहूंगी तो भाषण नहीं करूंगी। तो इसलिए मेरे को लगी थी भूख और मैं सो गई पीछे की सीट पे। उन दिनों हमारे पास गाड़ियां ज़्यादा होती नहीं थी, एक ही गाड़ी थी। तो मुझे बाड़ी पहुंचना था। तब तक शिवराज जी को कहा गया कि आप बोलते रहो, उमा भारती जी आ जाएंगी। अभी 1984 की बात है। हमें लगी थी भूख, हम छोटे भी थे, तो हम गुस्से में लेट गए पीछे की सीट पे। कहा जाओ, अब हम नहीं उठेंगे। तो फिर शिवराज जी का भाषण चलता रहा बहुत देर तक। फिर शिवराज जी आ गए, गाड़ी में आगे बैठ गए शांति से। बेचारे वो भी भूखे थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। तो मैं बड़ी प्रभावित हुई कि ये कितने शांत और संयमी व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद में लोकसभा में हम बहुत लंबे समय तक साथ रहे। फिर उसके बाद में जब मुझे यहाँ नेता बनाया गया, तो शिवराज जी की पूरी टीम हमारे चुनाव अभियान में जुट गई। और शिवराज जी ने मुझे कहा, आपको किसी भी चीज़ की हमारे सहयोग की ज़रूरत हो, मुझे बताइए, मैं आपके लिए करूँगा। इसके बाद हमारी सरकार बनी। तिरंगे के लिए मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी आरोप में या लांछन में नहीं छोड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी जब छोड़ी तो मैंने आपकी मूंछ ऊंची कर दी, आपकी मूंछ नीचे नहीं होने दी है। तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। और जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने
मैंने बड़ी तपस्या से सरकार बनाई थी। पार्टी कार्यालय में 1-2 गाड़ी थी और वो भी टूटी हुई थी। उनमें पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मूंगफली और समोसे बाजार से मंगाते थे हम लोग नाश्ते के लिए। मैंने एक बस में बैठ करके 1.5 साल पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके यात्रा करी थी और सरकार बन गई। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, आज मैं अपने भाई का अभिनंदन करूंगी कि जिस तपस्या के बल पे मैंने सरकार बनाई, वैसी ही तपस्या से उन्होंने फिर ये सरकार चलाई। उन्होंने इस सरकार को कभी भी सुख भोग का साधन नहीं बनने दिया। मैंने देखा, आपको ये पता ही नहीं कि ये बात मुझे कैसे पता लगी। इनके सिक्योरिटी वाले और मेरे सिक्योरिटी वाले आपस में बातें करते हैं। हमारी जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिस अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी आपस में दोस्ती होती है, फ्रेटर्निटी होती है, तो बातचीत करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे सुरक्षा अधिकारी कहेंगे, दीदी तो हिमालय जाती रहती है और हमें तो बहुत आनंद आता है और दीदी घूमती रहती है। तो मुख्यमंत्री जी के भी सुरक्षा के लोग कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री भी ऐसा है कि हेलीकॉप्टर में खाना खाता है, गाड़ी में खाना खाता है, कहीं भी बैठ करके भोजन करता है। इसने अपनी जिंदगी में आराम किया ही नहीं। और सही में शिवराज जी ने 13 साल आराम नहीं किया, तपस्या करी, पसीना बहाया, इतना काम किया कि जो एजेंडा हमने सेट किया था वो पूरा किया। और आज मध्य प्रदेश एक जगमगाता हुआ राज्य बन गया होता अगर ये बीच में 1.5 साल का ब्रेक नहीं लगा होता। ये जो 1.5 साल का ब्रेक लगा, मैंने देखा कि लोग उदास हो गए, मैं खुद उदास हो गई। अच्छा, मैं ईमानदारी से एक बात आपसे पूछूंगी। जब शिवराज जी सीएम नहीं रहे और लोकसभा का चुनाव आया, तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या आपको नहीं लगता है कि आपके घर से कोई उठ करके चला गया जो आपका बहुत अपना था? क्योंकि शिवराज जी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, मैं हमेशा बोलती थी कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान ने मानवीय संवेदनाओं के साथ विकास किया है। यानी विकास भी किया है और आदमी की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा है। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, सड़क बन गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई, लेकिन गरीब आदमी बिटिया की शादी के लिए परेशान है, कोई पेंशन के लिए परेशान है, कोई किसी चीज के लिए परेशान है, लेकिन उनने उनका भी ध्यान रखा। और इसलिए लोगों को लगने लगा कि शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि हम सबके घर के मुखिया हैं। ऐसा लोगों को लगने लगा, पूरे प्रदेश को लगने लगा। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ये 1.5 साल बहुत कष्ट से कटा। और इसलिए भगवान ने मौका दिया। ये ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है, क्योंकि मैं उस पूरे घटनाक्रम की गवाह हूँ, लगभग उसमें हिस्सेदार भी थी। जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया का अनुसरण करते हुए, जैसे वो कांग्रेस को ध्वस्त करके भाजपा में आई थी, जनसंघ में आई थी, ज्योतिरादित्य भी कांग्रेस को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और जब वो शामिल हुए और प्रभुराम चौधरी जैसे लोग हमारे साथ आए, मैं प्रभुराम के बारे में भी एक बात बता दूं। जब रामचंद्र जी वनवास में गए तो उस समय पर बहुत सारे ऐसे थे जो आखिरी में आए, जैसे कि सुग्रीव जी आए, हनुमान जी आए, जामवंत जी आए। ये पहले 13.5 साल में नहीं आए हैं, ये बाद के छोर में आए हैं। और जब ये आए हैं तभी लंका जली है। इसलिए ये तो हनुमान जी की सेना है जो आ गई है आखिरी में। और अंत में जो स्थितियां बन गई कि कांग्रेस की सरकार का सफाया हो गया। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं को कहूंगी, दिल्ली के भी और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी, कि आप में चिंतन करो कि आपके विधायकों ने आपको क्यों छोड़ा, आपका जो सांसद जो नेता है वो आपको क्यों छोड़ा, आपके लोगों ने आपका साथ क्यों छोड़ा। और जब उन्होंने छोड़ दिया, वो हमारे यहाँ आए। जब वो हमारे यहाँ आए तो ठीक है, जब वो कांग्रेस में थे तो वो लगता होगा हमें कि हमसे अलग प्रकार का सोचते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि गंगा जी में जब कोई नदी जाकर के मिल जाती है तो वो गंगा ही बनना पड़ता है उसको, और कोई रास्ता नहीं बचता। और इसलिए पहले भले ही उसका नाम चंबल हो, बेतवा हो, गंभीर हो, जमुना हो, गोमती हो, कोई भी नदी हो उसका नाम हो उसका, लेकिन जब वो गंगा जी में जाकर के मिल जाती है
तो उसका नाम गंगा हो जाता है। अब ये सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। प्रभुराम चौधरी को मैंने खुद फोन करके कहा तुम्हारे जन्मदिन पे बधाई हो, और उसको भगवान ने अस्वस्थ कर दिया। ये बड़ी खतरनाक दुश्मन है, ये बड़ा, ये जो कोरोना है, ये दिखता नहीं है। हैजा है, मलेरिया है, उल्टी दस्त है, इनका पता लग जाता है कि सामने वाले को हो गया है, हम बच के रहें। ये ऐसा घातक शत्रु है जो छुप के बैठा हुआ है और मानवता पे हमला कर रहा है। इससे बचने का जो उपाय है कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए। और जो मैं मास्क नहीं लगा रही थी, लेकिन बात करते समय मास्क लगाती हूँ, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। आपने उसका पालन नहीं किया है, मैं इधर भी देख रही थी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस सभा में आए हुए किसी भी व्यक्ति को ये संकट ना होवे, ये भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। लेकिन अब आप तैयारी करिए, इस मध्य प्रदेश को फिर से विकास की पटरी पर लाना है। 1.5 साल में जो पहिए जाम हो गए, विकास की यात्रा अवरुद्ध हो गई, उससे हमको कोई बहुत नुकसान हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अवरुद्ध हो गया सब कुछ। अब एक बार फिर से सब में पानी डालना पड़ेगा। जैसे गर्मी में पेड़ कुंबला जाते हैं ना, तो उनमें पानी डाल दो तो फिर से उनमें जान आ जाती है। इसलिए अब शिवराज जी आ गए हैं, यह शिवराज जी का नया जन्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी, खुद शिवराज जी भी सोचते नहीं होंगे कि वो इतने जल्दी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, जो हालात बने हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये हमने और आपने नहीं बनाए हैं, ये ऊपर बैठे हुए भगवान ने, परमात्मा ने ये हालात बनाए हैं। मोदी जी भी जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, वो इसलिए बने क्योंकि भारत की रक्षा मोदी जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, जैसे भारत के हालात हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारत की स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन ऐसे अच्छे आदमी का क्या करेंगे जो किसी चीज की जिम्मेवारी ना ले, जो ये कहे कि मुझे पता ही नहीं कैसे हो गया, 2G कैसे हो गया, मैनू की पता, 3G कैसे हो गया, मैनू की पता, कोयल घोटाला कैसे हो गया, मैनू की पता। अरे आप प्रधानमंत्री हो और आपको पता नहीं है, आप किसी चीज की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हो कि ये भ्रष्टाचार कैसे हो गए। आप ईमानदार हो ये कह रहे हो, लेकिन आपकी नाक के नीचे बेईमानी हो गई, हजारों अरबों करोड़ों की चोरी हो गई, और आप कहते हो आपको पता नहीं है। इसलिए भारत को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो कहे कि मुझे सब पता है, मुझे आगे भी दिखता है, मुझे पीछे भी दिखता है, मुझे ऊपर भी दिखता है, मुझे नीचे भी दिखता है, मुझे ठीक अच्छी तरह से दिखाई देता है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को चाहिए था, और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने। और मध्य प्रदेश को आज के समय पर, कोरोना के समय पर, जब बहुत गरीब लोग गांव में वापस लौटे हैं, लोगों के रोटी और रोजगार प्रभावित हो गए हैं बुरी तरह से। और आपको मैं बताऊं, खेती भले ही अच्छी हुई, भगवान की दया रही अधिकतर, लेकिन बहुत बड़ी समस्या में वो रोजगार आ गए हैं जिनको कोरोना ने खड़ा कर दिया है, उन समस्याओं को खड़ा कर दिया है। ऐसे समय पर बहुत बारीकी से काम करने वाला, मानवीय संवेदनाएं रखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी था। और हमारे बड़े भाई कमलनाथ जी, हम उनके ज्ञान पर शंका नहीं करेंगे, लेकिन उनकी संवेदनशीलता पर शंका करेंगे। ज्ञानी होना अलग बात होता है और संवेदनशील होना अलग बात होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील हैं, और अब हमें भारत को अगर गरीबी से निकालना है तो अब प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो पहले तो था कि कॉर्पोरेट सेक्टर भारत को बनाएगा, प्राइवेट कंपनियां भारत को बनाएंगी, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है अपने बल पे खड़ा हुआ भारत बनेगा। इसलिए नौजवानों, तैयार हो जाओ स्वावलंबन की दुनिया के लिए, स्वावलंबन की जिंदगी के लिए, आत्मनिर्भर भारत की जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसी में तुम्हारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। और तुम्हारे लिए बिल्कुल सही मसीहा है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल सही समय पर यह घटना हो गई है, इसलिए तो हमारा देश आज तक बच गया।
कि जब भी संकट खड़ा होता है ईश्वर की कृपा होती है और एक ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जो उस संकट से देश को उबाल लेता है। वहां मोदी जी आ गए हैं, यहाँ शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को वो मॉडल स्टेट बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। बेरोजगारी का निदान होगा, आर्थिक संकटों का निदान होगा, किसानों की समस्याओं का निदान होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं तो बोल दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं 24 का चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूं कि मैं चुनाव ना लड़ूं। मैं तो अभी 60 में लगी हूं, तो अगर मान लो 75 का ही मापदंड मान लो, तो अभी तो मेरे को चुनाव लड़ने हैं, 3 और चुनाव लड़ने हैं, इसलिए मैं 84 का चुनाव 24 का चुनाव लड़ूंगी। अभी तो मैं गंगा जी के कारण नहीं लड़ रही हूँ। मेरे पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ होता तो 8 अप्रैल को गंगा सागर में मैं गंगा जी लेके पहुंच गई थी, जो गंगोत्री से चली थी, पैदल लेकर के पहुंच गई थी और रेवा जी का आशीर्वाद लिया था। मैंने अमरकंटक में रेवा जी के मंदिर में कलश रख दिया था मैया जी के पास कि माँ गंगा तुम्हारी माँ है, इनको मैं गंगा सागर तक पहुंचा दूं। लेकिन पाँव में फ्रैक्चर हो गया मेरे 17 नवंबर को, फिर मैं चल नहीं पाई और अंत में जब फिजियोथेरेपी चल रही थी तो कोरोना आ गया, तो लॉकडाउन हो गया, तो नहीं चल पाई। अब 30 अक्टूबर के बाद फिर से गंगा अभियान का प्रारंभ होगा, लेकिन शिवराज जी ने मुझे कहा है कि नहीं दीदी अभी आपको और आना है। मैंने शिवराज जी को कहा है कि मैं कहीं खड़ी हो गई और अगर एक वोट भी मेरी वजह से बढ़ गया तो मैं आपकी बात मान करके वहां जाकर के खड़ी हो जाऊंगी, आप बता दीजिए कि मुझे कहां जाना है। लेकिन मैं जानती हूं कि हम 27 की 27 सीटें जीतेंगे और कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं मीडिया के लोगों को ये बात कह रही हूं कि आप इस चीज को नोट करिएगा। लेकिन फिर भी संघर्ष करना, तपस्या करना हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। हम विजय के मद में नहीं आते, हम विजय को ग्रांटेड नहीं लेते। हम ये नहीं मानते कि विजय हमारे ठेके में लिखी हुई है, हमें पट्टे में लिख के दे दी गई है। नहीं, हम विजय को हासिल करना चाहते हैं तो विजय हमारी पसीने की धारा में बहती हुई विजय आनी चाहिए। सत्ता के मद में चूर हम रहें और विजय हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हम नहीं रखते। यही मैंने शिवराज जी से सीखा है और समझा है। और इसलिए आज मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी, मेरे बड़े भाई गौरी शंकर शेजवार जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, मुझे पिछली जगह पर उम्मीदवार था, दुर्भाग्य से कुछ वोटों से पीछे छूट गया और अब प्रभु राम चौधरी उनकी जगह पर हमारे उम्मीदवार हो गए। ये कितनी अच्छी बात है कि जो काम मुदित को करने थे वो प्रभु राम चौधरी करके दिखाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मुदित शेजवार और प्रभु राम चौधरी अब दोनों मिलकर के काम करेंगे, यानी आपको एक की जगह पर 2 विधायक मिल जाएंगे यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि मुदित के वायदे थे और प्रभु राम चौधरी उनको पूरा करेंगे। मैं प्रभु राम चौधरी को कहूंगी कि अभी थोड़ा कम बोलो, अभी थोड़ा थकान लगी हुई है, धीरे 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 आगे बढ़ो। हम तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हैं। देखो शिवराज जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जरा मेरे साथ सभी लोग हाथ उठा दो। और आज मुझे इधर मंच पर बैठे हुए और इधर सामने बैठे हुए सब जरा हाथ उठाओ और शिवराज जी को आशीर्वाद दो। ये जो नए शिवराज का जन्म हुआ है, फिर से उनको भगवान ने सत्ता प्रदान की है, वो पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड बनाए। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत के मामले में मध्य प्रदेश का मॉडल बनाए, वो ऐसा मॉडल बनाए कि लोग सीखने के लिए आए मध्य प्रदेश में कि आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो किसी राज्य को ऐसा बनना चाहिए जैसा कि मध्य प्रदेश बना हुआ है। इसी के लिए अब की बार शिवराज जी का नया जन्म हुआ है सत्ता के जगत में। और इसलिए जरा उठाइए मेरे साथ हाथ, बांधिए मुट्ठियां, दोनों हाथ उठाइए, एक से काम नहीं चलेगा, मुट्ठी बांधिए और आज मुझे आश्वस्त करिए कि मेरे आदरणीय भाई शिवराज सिंह जी चौहान और प्रभु राम चौधरी जी, इन दोनों को आपका आशीर्वाद रहेगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मुझे पता नहीं है कि जय श्री राम बोल सकते हैं कि नहीं, एक बार बोल दूं जय श्री राम? अभी तो चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी ना, अभी आचार संहिता नहीं लगी ना चुनाव की। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
अभी आपको संबोधित कर रही थी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय सुश्री उमा भारती जी। अब आपको आज़ादी है, आप पूरी तालियों से स्वागत करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, वे हम सभी को संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रायसेन की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, आज हमारे बीच में पधारी हम सबकी प्रेरणा, हम सबकी आदर्श मेरी छोटी बहन, वो दीदी भी हैं, मैं उन्हें दीदी भी कहता हूं, लेकिन सचमुच में मेरी मां का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। जब मुझे मां का भी प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करना होता है तो मैं अपनी दीदी उमा जी के पास जाता हूं। ऐसी हमारी दीदी साध्वी उमा भारती जी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए उमा भारती जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। रायसेन की इस पवित्र धरती पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी, मेरे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री और रणनीतिकार आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, मेरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री पीपीई किट पहन के कोरोना के वार्ड में जाते थे। मैंने मना भी किया था कि इतनी रिस्क मत उठाओ, लेकिन माने नहीं और कोरोना के पेशेंटों से मुलाकात करते रहे और मुलाकात करते करते खुद कोरोना के शिकार हो गए। लेकिन आज हमारे बीच में स्वस्थ होकर फिर से आए हैं ऐसे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे युवा नेता और साथी, मेरा तो भांजा ही है, मुदित सेजवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश किरार जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे पूर्व विधायकगण आदरणीय भगवत सिंह जी, भाई शिवाजी पटेल जी, आदरणीय हरिनारायण सक्सेना जी, नरेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्षगण। समय बहुत हो गया इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा। मंचासीन बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण और भारी बारिश के बावजूद भी देर रात तक इस सभा में जमे हुए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज दीदी बता रही थी हम बड़ी मुश्किल से आए हैं, क्योंकि बड़ा मलहरा के पास हमारी सभा थी लधेरा में, बीच में बादल हो गए, पता चला रायसेन में बारिश शुरू हो गई। हमने पायलट से कहा कि भोपाल में उतार दो, वहां से उतर कर रायसेन आ जाएंगे। पायलट ने कहा कि भोपाल में भी बारिश हो रही है, वहां भी उतर नहीं सकते। दीदी भी सोच में थी और मैं भी सोच में था कि रायसेन पहुंचे तो कैसे पहुंचे। एक बार हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया, फिर हम दोनों ने पायलट से कहा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, रायसेन तो हमको पहुंचना है, सभा को संबोधित करते हुए। और ये आज बड़ी रिस्क उठा के नीचे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए दीदी पायलट से बात करती रही और मैं आंख बंद किए रहा और कहता रहा भगवान पहुंचा दो, भगवान पहुंचा दो। और नीचे उड़ाते उड़ाते रात होते होते आज हम पहुंचे और पायलट ने कहा कि पहली बार जिंदगी में इतना खतरनाक रास्ता हमने पार किया है कि ऐसी बारिश के बीच हम रायसेन आ गए हैं। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। आपके दर्शन करने और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को जिताने की अपील करने हमको आना ही था आपके पास। और ये कठिनाइयों के बावजूद आज आपके बीच पहुंचे। मेरी दीदी बता रही थी, मैं सच कहता हूं, मैंने भी सपने में नहीं सोचा था और न कभी कल्पना की थी, न कभी कोई कोशिश की थी कि फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है। जब चुनाव परिणाम आए, वोट हमें ज्यादा मिले, थोड़ी सीटें कम रह गई,
तो हमने तो झोला उठाया और निकल पड़े कि भैया जब गड़बड़ होगी वहां लड़ाई लड़ेंगे, अपन को अब सरकार नहीं बनानी। उस समय भी जोड़ तोड़ हो सकती थी, लेकिन हमने जोड़ तोड़ की सरकार बनाने से इनकार कर दिया। एक नई सरकार बनी, उम्मीद ये थी कि ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी, आम जनता के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी। लेकिन ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उदाहरण है। ये मंत्री होते हुए भी कमलनाथ के पास जा जाके थक गए। मैं कह रहा हूं कि जितनी योजनाएं डॉक्टर सहजवार जी और उनके हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पे हमने स्वीकृत की थी, कमलनाथ जी ने उन सबको निरस्त कर दिया, ठंडे बस्ते में पटक दिया। डॉक्टर प्रभुराम जाते थे और आग्रह करते थे राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। हाँ, मेरी कैबिनेट ने अनुमोदित किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज अगर नहीं खुला तो कमलनाथ जी के कारण नहीं खुला। सड़कों के काम अगर रुके तो कमलनाथ जी के कारण रुके। विकास के काम अगर रुके तो कमलनाथ जी के कारण रुके। अब आप बताओ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी क्या करते उस सरकार में? वादे किए, वचन दिए, 2 लाख तक के सब किसानों के कर्जा माफ, और कितने दिन में 10 दिन में। आज रायसेन की महती सभा में मैं पूछना चाहता हूं, क्या 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के सब किसानों के कर्जे माफ हो गए क्या? अरे जोर से बताओ, हो गए क्या? झूठ की भी हद होती है। कई जगह फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए। दीदी, अब बैंक वाले मेरे पास आ रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक वाले, राष्ट्रीयकृत बैंक वाले कह रहे हैं कमलनाथ ने तो कागज बंटवा दिए, मामा पैसे तुम भरवा दो। आज इस मंच पर मीडिया के सामने कह रहा हूं, कमलनाथ जी आपने धोखा दिया, आपने छल किया, झूठे कागज पकड़ा दिए और पैसा शिवराज सिंह चौहान से मांग रहे हो बैंक वालों। बताओ ये धोखा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? और केवल इतने ही नहीं किया, क्या करते प्रभुराम चौधरी और आदरणीय डॉक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में रह के? किसान भाइयों, मैं हैरत में रह गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के जो बैंकों में जमा करने थे ताकि किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिले, वो कमलनाथ जी खा गए, बैंकों में जमा ही नहीं किए। मैंने आके जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों को मिले। और आज सुन लो राजस्थान के किसान भाइयों, 18 तारीख को दिन के 12 बजे पिछले साल की फसल बीमा योजना कमलनाथ जी जिसका खा गए थे, 4600 करोड़ रुपया 20 लाख किसानों के खाते में डलवाऊंगा। ये किसानों के पैसे खा गए। अरे 0% ब्याज पे हम कर्जा देते थे, उसके पैसे बैंक में नहीं दिए, 800 करोड़ रुपया उसके भी जमा कर रहा हूं। और किसान भाइयों चिंता मत करना रे, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, फसल खराब होती थी, वर्षा होती थी, बाढ़ आती थी, बरसात होती थी। मैंने कई बार कहा कमलनाथ जी से कि फलानी जगह फसल खराब हो गई। डॉक्टर सहजवार जी बता रहे थे, मुदित यहाँ बैठे, हम लोग निकले थे गांव-गांव में खराब फसलें देखते हुए। मैं कहता था कमलनाथ जी एक आध बार जनता के बीच तो निकल जाओ, खराब फसलें देखे आओ। बोले हम नहीं जाते, हम तो बंगले में बैठे बैठे देख लेते हैं। अरे मैंने कहा जब तक नहीं जाओगे तब तक पता कैसे चलेगा? बोले हमें तो यही से पता चल जाता है, हमें नहीं जाना। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, अरे कभी तो निकल जाओ। लेकिन वो कहते थे पर्दे में रहने दो, कभी निकल के ही नहीं आए। और आज जब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अस्पताल में भर्ती थे, मन में दर्द और तकलीफ थी कि मेरे यहाँ बेतवा नदी की बाढ़ में पूरी फसलें नष्ट हो गई है, मकान गिर गए, गैरतगंज में भी फसलें खराब हो गई है। तो मैंने कहा डॉक्टर प्रभुराम तुम आराम करो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देख के आएगा नुकसान कितना हुआ है। और मैं केवल यही नहीं गया, रायसेन हो, सीहोर हो, होशंगाबाद हो, देवास हो, हरदा हो, जहां जहां फसलें खराब हुई, चिंता मत करना रे मेरे बहनों और भाइयों, अब कमलनाथ नहीं है, अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर्वे पूरा हो गया है, बचाओ तो और कर लें, कलेक्टर का है, सर्वे करो जिनके घर गिर गए, 1 लाख रुपया झोपड़ी और कच्चे मकान, 1 लाख रुपया सीधे आरबीसी 64 से,
उसके बाद 20,000 रुपया मनरेगा से, 12,000 शौचालय के, सब देके उनके मकान फिर से बनवाए जाएंगे। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। जिनकी फसलें खराब हुई है उनको राहत की राशि दी जाएगी, और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु अगर हो गई है तो 4 लाख रुपया परिवार के जो सदस्य बचे हैं प्रति व्यक्ति उनको दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। क्यों कमलनाथ की सरकार गिराई? मेरी दीदी यहाँ बैठी है, दीदी उमा भारती जी, जब ये साथ होती है तो मेरी ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये ऐसी नेता हैं कि जिन्होंने बचपन से त्याग किया है, तपस्या की है, और आज उनके मन में भी ललक है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने इसकी। मैं आपके सामने अपनी दीदी को आश्वस्त करता हूं कि दीदी, आपने पंचायत का अभियान चलाया था। 2003 में अगर सरकार गिराई थी तो दीदी उमा भारती ने कांग्रेस की बंटाढार सरकार को गिराया था। दीदी उमा भारती उनके नेतृत्व में लड़े तो उनके बिना संभव नहीं था। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे और उन्होंने पंचायत का एक कार्यक्रम दिया था। आज मैं कहता हूं, उमा दीदी का जो कार्यक्रम था पंचायत का, जल, जमीन, जंगल और पशुधन, इसको लेके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पूरी रूपरेखा दीदी उमा भारती के साथ बैठ के बनाऊंगा और उनके सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कमलनाथ की अन्याय किया, अत्याचार किया, मैं आज कह रहा हूं वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बनाया था तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने बनाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने समझाने की कोशिश की, वादे पूरे निभाओ, वचन निभाओ, वादे पूरे करो, माने ही नहीं। तब सिंधिया जी ने कहा कि ऐसा अगर नहीं मानोगे तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। तो इनका उतर जाओ, तो सिंधिया जी ने परमानेंटली सरकार को सड़क पर उतार दिया। और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी इस्तीफा दिया। मित्रों, मैं आज इस भरी सभा में पूछना चाहता हूं, बताओ कोई सरपंच का पद छोड़ता है क्या? अरे बोल के बताओ, छोड़ता है क्या? पंच का छोड़ता है क्या? तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तो मंत्री का पद छोड़ के उस सरकार को लात मार के बाहर निकल के आ गए, क्योंकि उस सरकार में वो आपकी भलाई नहीं कर पा रहे थे, क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे थे। और देखो वो सरकार कैसी थी, एक एक योजना बंद कर दी। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया उस समय, डॉक्टर सहजवार जी बैठे, कई जगह हम लोग जाते थे, रामपाल जी मेरे बैठे, लोग आवेदन देते थे, हमें राशन नहीं मिलता, राशन की सूची में नाम जुड़वा दो। उस समय हमने योजना बनाई कि जिनको नहीं मिलता उनको भी हम राशन देंगे। कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन 16 तारीख के दिन अब ये भाजपा की सरकार आई है। सुनो रायसेन जिले के गरीबों, कलेक्टर कहां है, इधर आ जाएं। कितने गरीबों के नाम जोड़ रहे हो? कल कितने गरीबों को नया राशन दोगे? 76,000 गरीबों को कल से 1 रुपया किलो गेहूं और नमक देना शुरू कर दिया जाएगा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब की थाली रहे कभी ना खाली, भरपूर राशन सबको देंगे। राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और 5 किलो नहीं मिलेगा, नवंबर तक प्रति सदस्य 10 किलो मिलेगा। मतलब 5 का परिवार है तो आधा क्विंटल सीधा ले जाओ रे भैया हो। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। कांग्रेस ये पैसा खा गई थी, क्यों ऐसी सरकार रहनी चाहिए थी? मैंने संबल योजना बनाई मेरे बहनों और भाइयों, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, हमने योजना बनाई थी कि अगर गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, 16,000। अरे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी, कुछ तो श्रम करते रहे। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था? मेरी बहनों के लड्डू के 16,000 भी खा गए, वो योजना भी बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों जो अच्छे नंबर लाते थे उनको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस ये मामा भरवाता था। मेरे भांजों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मेरे बच्चों की फीस खा गई है। हम बेटियों की शादी करवाते थे, 25,000 देते थे, कमलनाथ अकड़े हम 51,000 देंगे। बहुत सी शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, टोली उठ गई,
बिटिया ससुराल पहुंच गई और भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ तेरे 51,000 नहीं आए रे। बोलो ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? और एक्सीडेंट में मौत पे हम 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पे हम 2 लाख देते थे, और अंतिम संस्कार के कफन के और अंतिम संस्कार के इंतजाम के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ तुम तो गरीबों का कफन भी खा गए रे, वो 5,000 भी खा लिए। काय के लिए कांग्रेस की सरकार रहनी चाहिए? तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? कोई बद्रीनाथ जाता था रे, कोई जगन्नाथपुरी जाता था, तुमने तीर्थ दर्शन योजना बंद करवा दी, सारी योजनाएं बंद कर दी। अब चिंता मत करना, संबल योजना फिर से चालू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, कल से हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। 16 तारीख को गरीबों को राशन, 17 तारीख को आंगनबाड़ियों में बच्चों को दूध, 18 तारीख को किसानों में के खाते में पैसा, 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे, 20 तारीख को संबल योजना का लाभ रोज हम देंगे। अब कमलनाथ मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है? जब प्रभुराम जाते थे और कहते थे बैठे रहो, खड़े मत हो, जब कहते थे तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 चलो, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, चलो 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 चलो। तो नहीं कह दिया चलो 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 चलो, ये भी चल के यहाँ आ गए। एक एक करके सब योजना बंद कर दी। मैं घंटों आपको सुना सकता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर सहजवार जी के कहने पे हमने शुरू किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके सारे विकास के काम रोक दिए। लेकिन आज ना तो डॉक्टर सहजवार जी चिंता करें और ना डॉक्टर प्रभुराम जी आपको चिंता करने की जरूरत है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दीदी उमा भारती का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं। ये जितने भी काम इन्होंने जो हमारे स्थगित किए हैं, वो सारे के सारे काम हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने जो डॉक्टर प्रभुराम जी ने यहाँ जो बातें बताई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा है 1.5 करोड़ रुपए देगांव की स्कूल को मॉडल स्कूल की तर्ज पर विकसित करने के लिए दे देंगे। प्रभुराम हम कोई कमलनाथ थोड़ी है। आपने गैरतगंज मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण की बात कही है। गैरतगंज मुख्यालय पर स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा। गैरतगंज में ITI की बात कही है, ITI भी शुरू की जाएगी। और डॉक्टर सहजवार जी के कहने पर हमने रायसेन में इंजीनियरिंग कॉलेज का फैसला किया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा रायसेन में। रायसेन को वंचित नहीं रखेंगे। पशु चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करेंगे। आपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गैरतगंज में सिविल अस्पताल की बात कही है। अब तो तुम ही स्वास्थ्य मंत्री हो, अनुमति दे देंगे, खोल दो, कौन मना कर रहा है? चिंता की बात नहीं है। साचेत में और बाकी स्थानों पर भी आपने जो बाकी बातें कही है, कोई चिंता मत करो। ये बात सही है कि कोरोना काल में धन का अभाव है, लेकिन कहीं से लाना पड़े, हम कमलनाथ की तरह रोएंगे नहीं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। हम तो इंतजाम करेंगे। और रायसेन जो दीदी के दिल में भी बसता है और मेरे दिल में भी बसता है, या गांव गांव पैदल घुमाऊं मेरे बहनों और भाइयों, आपसे भावनात्मक रिश्ते हैं, आपसे परिवार का लगाव है, और इसलिए रायसेन के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे, कोई कभी नहीं रहने देंगे। और मुदित बेटा चिंता मत करना, तुम्हारे आगे की राह मामा शिवराज सिंह चौहान तय करेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके काम करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह और अपील है, बताओ मेरी सरकार रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? सब बताओ जोर से, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? शिवराज को मुख्यमंत्री बने रहने देना है तो उसकी शर्त है डॉक्टर प्रभुराम को भारी बहुमत से चुनाव जिताना। बोलिए सब जिताएंगे, इधर वाले भी जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, दीदी का सम्मान रखेंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो आओ आज रायसेन के इस विशाल मैदान में
दीदी के सामने हम संकल्प लें कि हम भारी बहुमत से, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से यहां भारतीय जनता पार्टी और प्रभुराम चौधरी को जिताएंगे। सब तैयार हैं तो उठाइए दोनों हाथ, पीछे तक दाएं बाएं बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रायसेन में वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी और बचा काम रह गया हो तो चिंता मत करना, मामा तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई योजनाओं का लाभ अभी गरीबों को हम देना प्रारंभ करेंगे, फिर यह कार्यक्रम समाप्त होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच से हितग्राहियों को उनके हित लाभों का वितरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है, कृपया मंच से हित लाभों का वितरण करने की कृपा करें। बाकी आप सब लोगों से आग्रह है, कृपया बैठ जाएं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, कृपया यथास्थान बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र रायसेन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत केबल निकाल के निकाल ले जल्दी से। सेंट्रल कार्ड में 8 लाख रुपए इस लाभ का वितरण करें। इसी क्रम में आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से आज स्वच्छता निवारण और अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रोत्साहन योजना वरिष्ठ परिहार आत्मश्री जोगत परिहार निवासी भोपाल एवं श्रीमती सोनाली राघोलिया निवासी चौपर रायसेन आपको इस योजना अंतर्गत 2 लाख रुपए का हित लाभ से प्रयास कर रहे हैं। ये दे देना उधर। पशु चिकित्सा विभाग वैसे के अंतर्गत आचार्य विद्या सागर योजना पड़ेगा डेयरी हेतु मार्जिन मनी अंतर्गत श्री रेणु विश्वकर्मा और श्री राकेश मांझी को 1,50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए का हित लाभ प्रदान करने की राहुल सिंह बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत श्रीमती राधाबाई चौधरी श्री नरेंद्र सिंह निवासी ग्राम नगर और श्रीमती सरिताबाई चौधरी श्री अशोक कुमार सभी को 20,000 रुपए का हित लाभ। मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्य पालन क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत रामकृष्ण आत्मश्री और श्री मोहन किशोर मोदी आत्मश्री काशीराम सभी को 1 से 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए क्रमशः हित लाभ प्रदान करने की महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र कुमारी गुलमन पुत्री श्री राहुल, कुमारी अयांशी पुत्री श्री विजय, कुमारी देविका पुत्री श्री प्रमुख कुमार, कुमारी हर्षिता पुत्री श्री मंगेश कुमार। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र का वितरण कुमारी गुलगुन, कुमारी अयांशी, कुमारी देविका और कुमारी हर्षिता सभी को 1,58,000 रुपए का प्रमाण पत्र सभी को 1,58,000 रुपए प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। जिला पंचायत रायसेन की ओर से एसएससी बैंक लिंकेज के अंतर्गत महालक्ष्मी समूह निवासी भटिया टोला और नारी शक्ति समूह निवासी खामशाला मेडकी दोनों को कृपया
3 लाख रुपए का अधिक लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह राशि इंद्र कुमारी पुत्री स्वर्गीय कैलाश निवासी ग्राम माधनी और विनीता बाई स्वर्गीय पवन सिंह निवासी प्रमुख दोनों को 4-4 लाख रुपए का प्रदान करने की शपथ करें। कुमारी विनीता बाई। राजस्व विभाग की ओर से श्री वीरेंद्र प्रसादात्मक दौलत राम निवासी दौलत देवी। राजस्व विभाग आरबीसी 6-4 के अंतर्गत सहायता राशि श्री वीरेंद्र प्रसादात्मक दौलत राम निवासी दौलत देवी। बाढ़ से कच्चा मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मूलचंद आत्मा श्री नंदूलाल निवासी बागोट ग्राम बाढ़ से कच्चा मकान ढह जाने के कारण दोनों को 1,01,000 रुपए की सहायता राशि। इसी क्रम में श्रीमती हीरोबाई पत्नी महाराष्ट्र निवासी सेवती पुत्री कुमारी निकिता की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर और श्री महेंद्र सिंह जाट तथा धूरज देवी निवासी हर्ष जाट की पानी में डूबने से मृत्यु को 4 लाख रुपए की सहायता राशि। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पीएम किसान योजना अंतर्गत श्री चौहान सिंह श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ट्राईसाइकिल योजना अंतर्गत ठाकुर प्रसाद सिंह और साबिर अली को ट्राईसाइकिल का वितरण कर रहे हैं। कृपया श्री अरविंद धाकड़, सुरेश सिंह, गुलाब सिंह सेना, जोरन सिंह जी बघेल सेना, जीवन सिंह जी पटेल सेना, महाराज सिंह जी सेना, रामकृष्ण जी सेना, जया प्रसाद जी सेना, वीरेश पटेल जी सेना, रामनारायण धाकड़ सेना, वीरेश सिंह बघेल सेना और जवाहर सिंह धाकड़ सेना वे कृपया मंच के पीछे